हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 443 से सेक्शन 450 तक डिस्कस करेंगे। इसके लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था बेल बॉन्ड के बारे में कि जब बेल बॉन्ड को कैसे दाखिल करेंगे, क्या उसकी सिक्योरिटी होगी, कितना अमाउंट होगा, कहाँ दाखिल करेंगे, कौन कर सकता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज उन्हीं बॉन्ड के बारे में कि जब वो फॉरफिटेड हो जाएंगे या कोई व्यक्ति जो बॉन्ड लगाता है वो मर जाएगा या वो पागल हो जाएगा या बॉन्ड कोई अपना वापस लेना चाहता है तो उसके बारे में क्या क्या होगा, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 443 कहता है पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट। जब पूर्व में दाखिल किया गया बंधपत्र अपर्याप्त हो गया है, मतलब वह कम हो गया या वह मजिस्ट्रेट ने धोखे से उसको एक्सेप्ट कर लिया है और वह बॉन्ड की वैल्यू कम है, उस दशा में प्रक्रिया क्या होगी। इसमें कहा गया इफ थ्रू मिस्टेक, फ्रॉड और अदरवाइज इनसफिशिएंट श्योरिटी हैव बीन एक्सेप्टेड or if they forward become insufficient, the court may issue a warrant of arrest directing that the person released on bail be brought before it and may order him to find sufficient surety and on his failing so to do may commit to him to jail। वह क्या करेगा जब इनसफिशिएंट श्योरिटी है, धोखे से उसको दाखिल कर दिया गया है या धोखे से एक्सेप्ट कर दिया गया है, ये किसी फ्रॉड के तहत कर दिया गया है और जब मजिस्ट्रेट को पता चलता है तो वो क्या करेगा, वारंट जारी करेगा और वारंट जारी करके वह व्यक्ति जिसको बेल पे रिहा किया गया है उसको अपने समक्ष हाजिर कराएगा। हाजिर कराने करके उसे यह निर्देश देगा कि क्यों ना आप सफिशिएंट श्योरिटी दाखिल करें और यदि वह सफिशिएंट श्योरिटी दाखिल करने में असफल हो जाता है, नहीं दाखिल कर पाता है, तो मजिस्ट्रेट उसको जेल भेज देगा। ये बात इसमें सेक्शन 443 में बात करी गई। अब सेक्शन 444 में आता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज। श्योरिटी कब डिस्चार्ज, प्रतिभूतियों का उन्मोचन कब हो जाएगा, तब इसमें बात कही गई all or any surety for the attendance and appearance of a person released on bail and at any time apply to a magistrate to discharge the bond either wholly or so far as release to do applicants। अगर मजिस्ट्रेट को यह एप्लीकेशन प्राप्त होती है या उसे यह पता चलता है कि उसको इस बॉन्ड का उन्मोचन करना है, मतलब जो दाखिल किए गए हैं, हो सकता वो जमानतदार अपनी सिक्योरिटी को वापस ले ले या हो सकता उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता हो या हो सकता है कि वह व्यक्ति ना हो उस समय, तो वह अपने बॉन्ड को वापस लेना चाहता है। तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट जिसको बेल कर चुका है उसे वह बुलाएगा, उसे वह वारंट भेजेगा, अपने समक्ष हाजिर कराएगा और हाजिर करके उसे यह निर्देश देगा कि क्यों ना आप सफिशिएंट बॉन्ड को या दूसरा बॉन्ड इसकी जगह पर लगाएं और आप बाहर बेल में बाहर रहे। अगर वह ऐसा करने में असफल रहता है तो फिर उसे वह जेल भेज सकता है। तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी को डिस्चार्ज करने के लिए जिसने जमानत लगाई है उसकी श्योरिटी वापस करने के लिए, उसे डिस्चार्ज करने के लिए ये प्रावधान 444 में दिया गया। अब बात आती है सेक्शन 445 की, डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस। अब इसमें कहा गया कि जो बॉन्ड में वैल्यू दी है उस वैल्यू की जगह पर कोई सरकारी ऐसा बॉन्ड जो उसने उतने अमाउंट का जमा किया हो उसकी जगह पर एक्सेप्ट करेगा। इसमें कहा व्हेन एनी पर्सन इज रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट or officer to execute a bond with or without sureties, such court or officer may accept at the case of a bond or good behavior permit him to deposit a sum of money or government promissory note to such amount as the court or officer may fix in lieu
ऑफ एग्जीक्यूटिंग सच बॉन्ड। अगर वो किसी बॉन्ड को जो अभियुक्त के समर्थन में जमानतदारों ने दाखिल किया है, वह उस बॉन्ड के स्थान पर अमाउंट जमा कर सकता है, या कोई सरकारी या कोई गवर्नमेंट प्रोमिसनरी नोट या कोई सरकारी, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह में बॉन्ड जमा किए गए हैं, उसको उसकी जगह पर डिपॉजिट कर सकता है, जमा कर सकता है उस श्योरिटी की जगह पर। इसमें सेक्शन 445 में कहा कि जो बॉन्ड है उतने अमाउंट को जमा कर सकता है कोर्ट में वह व्यक्ति, या उसकी जगह पर जो गवर्नमेंट के जो फिक्स डिपॉजिट हैं गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, जैसे पोस्ट ऑफिस में, उनको वो जमा कर सकता है। अब सेक्शन 446 में बात करी गई प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज बीन फॉरफिटेड। सेक्शन 446 में कहा कि जब बॉन्ड जो है, जो दाखिल किए गए जमानत के द्वारा, वो फॉरफिटेड हो गए, मतलब समापरित हो गए। जैसे मान लिया किसी ने एक मोटरसाइकिल पर जमानत ली है और मोटरसाइकिल के कागजात उसने जमानत के लिए, बॉन्ड के लिए कोर्ट में लगाए हैं, और वह अपनी मोटरसाइकिल को बेच देता है, और कोर्ट को पता चलता है कि इसने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी, और जिस सिक्योरिटी पर यह व्यक्ति ने जमानत ली है वह सामान या वह चीज नहीं है, तो ऐसी दशा में वह बॉन्ड फॉरफिटेड हो जाएगा। मतलब उसमें ये लिखा है कि जो चीजें कोर्ट के समक्ष में प्रस्तुत की गई हैं, जब तक कि उसका उन्मोचन नहीं हो जाएगा, मतलब वो बॉन्ड जब तक उसका खत्म कोर्ट से उसके नहीं हो जाएंगे, मतलब उसका केस समाप्त नहीं हो जाएगा, वो डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा, तब तक उसके बॉन्ड, उसमें वह चीज उसके पास मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि उतने अमाउंट का कभी भी कोर्ट उसमें पैसा जमा करा सकती है, या बंध पत्र जमा करा सकती है, या ऐसे सरकारी बॉन्ड जमा करा सकती है। लेकिन अगर वह चीज नहीं है उस व्यक्ति के पास में, तो वो बॉन्ड फॉरफिटेड हो जाएंगे, या वह व्यक्ति मर जाता है तब बॉन्ड फॉरफिटेड हो जाएंगे। जैसे जिस व्यक्ति ने जमानत ली वह मर गया तो वो बॉन्ड फॉरफिटेड हो जाएंगे। तो कोर्ट ऐसे बॉन्ड को फॉरफिटेड कर देता है, और कोर्ट वारंट जारी करके उस व्यक्ति को अपने सम्मुख हाजिर कराता है, और हाजिर करा के उसे बताता है कि आपके बॉन्ड जो है फॉरफिटेड हो गए। ये बॉन्ड कोर्ट अपने में संपादित कर लेती है, मतलब फॉरफिटेड कर लेती है, और उन व्यक्तियों को पैसा जमा करने का निर्देश देती है, या दूसरे जमानतदार उसमें लगाया जा सकता है, और तब उसे बेल पर रिहा किया जाएगा, अदरवाइज उसे वह जेल भेज सकता है। जब न्यायालय में जो उसने बॉन्ड में कंडीशन करी है, उन कंडीशन को कोई भी तोड़ता है जमानतदार, तब उसे फॉरफिटेड कर दिया जाता है। इस बात को सेक्शन 446 में कहा गया। अब सेक्शन 446A में कहा कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। जब बेल बॉन्ड और कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड कब किए जाएंगे? इफ इट फॉरफिटेड फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन। जब बॉन्ड में लिखी गई कंडीशन को कोई ब्रीच करता है, कोई तोड़ता है, तब वो 446A में उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद फर्स्ट सब क्लास 1 में कहा गया द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन एज वेल एज द बॉन्ड इफ एनी एग्जीक्यूटेड बाय वन or more of his sureties, in that case shall stand cancelled. And second बात कही, thereafter no such person shall be released only on his own bond. In that case, if the police officer or the court, as the case may be, for appearance before whom the bond was executed, is satisfied that where was no sufficient cause for the failure of the person bound by and bound to comply with its condition. अब इसमें कहा कि ऐसा व्यक्ति जो बंध पत्र निष्पादित करता है और उसमें से वह बंध पत्र एक या अधिक बंध पत्र हैं, वह बंध पत्र जब कंडीशन पूरी नहीं होगी, शर्त ब्रेक करेगा,
तो उन्हें रद्द कर दिए जाएंगे। और रद्द करने के बाद ऐसे मामले में उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा, उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाएगा। पुलिस अधिकारी या न्यायालय उसे नहीं छोड़ेगा, वह उन्हें उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करेगा, वारंट जारी करेगा। और जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है कि उन बंद पत्र की जगह पर उसने नए बंद पत्र या उतने अमाउंट का रकम या उस सरकारी बॉन्ड नहीं दाखिल कर दिया है, तब तक उसे उन्मोचित नहीं किया जाएगा, बॉन्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये 446A की बात करेगी। अब बात आती है सेक्शन 447 प्रोसीजर व्हेन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ श्योरिटी और व्हेन ए बॉन्ड इज फॉरफिटेड। अब इसमें कहा कि जब कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तब बंद पत्र फॉरफिटेड हो जाता है और उसकी जगह फिर वही प्रोसेस आएगा कि कोर्ट उसको नोटिस जारी करता है। और कोर्ट नोटिस जारी करने के बाद में वो जब उपस्थित होता है तो उसे नए बंद पत्र दाखिल करने की बात होती है। अगर नहीं दाखिल करता तो उसे वह जेल भेज सकता है। अब सेक्शन 448 बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम माइनर के द्वारा, जब अवयस्क के द्वारा बंद पत्र अपेक्षित है, तब क्या होगा? व्हेन द पर्सन रिक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड इज अ माइनर, such court or officer may accept in lieu thereof a bond executed by a surety or sureties only। जब कोई नाबालिग बच्चा, जब कोई नाबालिग कोर्ट के सामने बंद पत्र दाखिल करता है तो उसके बदले में प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंद पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि उसके बदले में केवल प्रतिभु या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंद पत्र ही स्वीकार किया जाएगा जब वह नाबालिग होगा। अब बात आती है सेक्शन 449 की, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 446। जब 446 की धारा के तहत जब बॉन्ड फॉरफिटेड कर दिए जाते हैं या संपादित कर लिए जाते हैं, वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, कोर्ट अपने अंडर में ले लेती है, तब क्या होता है? तो उसकी अपील करने के लिए अभियुक्त जो उसकी अपील है, जब बॉन्ड फॉरफिटेड कर दिए गए 446 के तहत, तो सेक्शन 449 के तहत उसे अपील किया जा सकता है। तो उसका जो अपीलेट कोर्ट होगा, उस कोर्ट में उसकी वो अपील करेगा। वो सेशन कोर्ट हो सकती है या और हाई कोर्ट हो सकती है। जिस कोर्ट में उसकी अपीलेट कोर्ट होगी उसमें वह अपील करेगा। सेक्शन 450 में कहा, पावर टू डायरेक्ट लीवी ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन सर्टेन रिकॉग्नाइजेशन। कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्धरण करने का निर्देश देने की शक्ति कोर्ट को होती है। जो मुचलके पर अमाउंट भरा जाता है उस अमाउंट को देने के लिए, जमा करने के लिए 450 में कहा गया, द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट एनी मजिस्ट्रेट टू लीवी द अमाउंट ड्यू ऑन बॉन्ड फॉर अपीयरेंस एंड अटेंडेंस एट सच हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। जब कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट उस बात को निर्देश दे सकता मजिस्ट्रेट को कि इसके द्वारा जो उसमें रकम भरी गई, उद्घरित करी गई, किसमें? मुचलके पर, उसको जमा कराए और कोर्ट के समक्ष उसे हाजिर होने के लिए जो बंद पत्र पर देय है उसको जमा करा करके कोर्ट में हाजिर होने के लिए निर्देश दे सकता है। ये बात सेक्शन 450 में कहा कि जो मुचलके पर रकम होती है, अभी बंद पत्र की बात आ गई थी, अब आ गई बात 450 में मुचलके की बात आ गई। तो मुचलके पे जो रकम भरी गई है उसे सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट निर्देश दे सकता है कि उसे वो जमा करा करके उपस्थित होने के लिए उस व्यक्ति को नोटिस भेजे। ये बात आ जाएगी सेक्शन 450 में। तो अभी तक बॉन्ड में कि हम जमानत जो बेल बॉन्ड है उनका प्रोसेस क्या होगा, उनको किस तरीके से किया जाएगा, फॉरफिटेड हो जाएंगे क्या हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उन सब की कंडीशन सेक्शन 443 से सेक्शन 450 तक बताई गई।
अब चैप्टर 34 संपत्ति का बयान, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।